तो इसी तरीके से यहाँ पर हम पहली प्रॉपर्टी इसमें भी देखी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। इसमें हमने ये देखा था कि नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो सारे नॉन मेटल्स तो रिएक्ट भी नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। तो कोई दो नॉन मेटल्स हमने एग्जांपल लिया था एसिडिक ऑक्साइड्स के केस में। जैसे हमने ये कहा था तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। सिमिलरली सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जांपल लिया था न्यूट्रल ऑक्साइड्स का। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स में हमने कहा था कि अगर कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दिया जाए, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इनसफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ा सा रोक लिया जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन अगर लिया जाए और हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाए तो H2O बनता है। H2O तो न्यूट्रल होता ही है, आपको मालूम हो, तो वाटर है। उसके बाद आगे की जो दो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ज़रा मुश्किल है, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे रिएक्शन याद करने पड़ेंगे। जैसे सेकंड है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। ऐसे ही वहाँ पर क्या देखा था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी खत्म है। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। जैसे वहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन देखे थे ना कि वाटर के साथ में सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है, पोटेशियम वायलेंटली रिएक्ट करता है, कैल्शियम जो है वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ। तो ये सारा कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर पूछा जाता है तो आपको सीधा सीधा ये कह देना है कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिएक्ट विद वाटर। देखिए एक लाइन लिखी हुई है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। पहली लाइन, उसका रीज़न दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकते टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। इसलिए इसमें कोई बहुत सारे रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं करते। समझ गए जी? पहला तो ये हो गया इसमें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। अगला देखिए, अगला भी ऐसा ही है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो जैसे वहाँ डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन था कि HCl के साथ अगर मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल क्लोराइड्स बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड बना दिया, है ना, और आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ये सब कुछ ठीक है। वहाँ तो हमको देखना होता था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ये देखना होता था। यहाँ कुछ देखना ही नहीं। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स इफ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर और फास्फोरस आर पुट इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन नो हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व। तो इसमें भी कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं होती। ठीक है, अच्छा रीज़न इसमें भी देखिए, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। वहाँ पर क्या था, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। इसमें क्या है, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। बस इतना ही। ठीक है, तो ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब जो अगला वाला है, अगली वाली भी प्रॉपर्टी बेहद आसान है, उसमें एग्जांपल के नाम पर बस एक ही रिएक्शन करना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो इसमें देखेंगे a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution. A more reactive non-metal, तो जब non-metals की हम बात करते हैं तो non-metals में भी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा non-metal ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा non-metal कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है, a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution। ठीक है, तो हमें non-metals की रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही रिएक्शन देखेंगे पहला वाला, बस एक ही रिएक्शन है। जैसे सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स हमको करना नहीं है, बस एक ही रिएक्शन याद करो। क्लोरीन ब्रोमीन को हटा देगा तो NaCl बन जाएगा और Br अलग हो जाएगा, तो Br अलग होकर क्या बन जाएगा, Br2। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, Na का इधर 2 हो गया, इधर Br तो बैलेंस हो गया,
ये बिगड़ गया बैलेंस सिस्टम में, इधर 2 लगा देंगे तो ट्वाइस ऑफ NaC ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ देखिएगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स, ठीक है। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर बनते थे आयनिक क्लोराइड्स, यहाँ पर बनेंगे कोवेलेंट क्लोराइड्स। कोवेलेंट क्लोराइड्स यानी कि शेयरिंग होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब देखिएगा कैसे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, तो इसमें पहला हम देंगे हाइड्रोजन H2 प्लस Cl। हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो HCl आ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही सेकंड लेंगे फॉस्फोरस, सेकंड एग्जांपल लेंगे फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस अगर किसी भी उसमें देखा जाए, रिएक्शन में देखा जाए, तो फॉस्फोरस अगर सिंगल लिखा हुआ है तो सिंगल नहीं लिखा हुआ मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन सिंगल H लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। हाँ, जैसे कोई कंपाउंड बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपाउंड बन गया HCl, तो यहाँ पर H सिंगल H लिखा हुआ दिखाई देगा, तो H होगा और Cl होगा। लेकिन अगर H अकेला लिखा हुआ है तो सिर्फ H नहीं लिखा हुआ, H के साथ 2 होगा, यानी कि डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये फॉस्फोरस करता है टेट्रा एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट, यानी कि इसके 4 एटॉमिक साथ होते हैं। तो P4 प्लस Cl2, तो ये बनेगा PCl3। फॉस्फोरस की वैलेंसी 2 होती है, तो वैलेंसी एक तो 3+ होती है और एक 5+ होती है। तो 5+ जो इसकी वैलेंसी है वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, किसी किसी केसेस में आती है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 वैलेंसी वाला ही है, कहीं 5 वाले की ज़रूरत पड़ी तो बताऊंगा, लेकिन ये तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये PCl3 बन गया, बस इसको बैलेंस कर दीजिए। क्लोरीन की वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर 3 लगाएंगे, 3 2 6, और इधर 2 लगाओगे तो भी बात बनेगी, क्योंकि इधर 2 लगाओगे तो इसकी ऑलरेडी 4 है। तो यहाँ एक काम करें, आप 4 लगा, यहाँ 4 लगाओगे तो 3 4 12, फॉस्फोरस तो हो ही गया बैलेंस, ये 3 4 का इधर 6 लगा देंगे, ठीक। तो some phosphorus pentachloride PCl5 is also formed in this reaction। बस ये लिख देना है कि इस रिएक्शन में थोड़ा सा मामूली सा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 भी बनता है। वो बनता हुआ दिखाना नहीं है, यहीं पर लिख कर नहीं दिखाना, बस एक लाइन बस। फॉस्फोरस की 5 भी क्यों होती है? ये ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करी ही नहीं गई केमिस्ट्री में, जो सीधा सीधा बस ये बता दिया गया कि ये एक्सेप्शनल केस है, बस याद हो। मतलब जैसे होता है ना, फॉस्फोरस की अगर बात करी जाए, कितना होता है 15, तो 2 8 और 5। तो कायदे से तो ये है कि इसकी 3 होनी चाहिए वैलेंसी, 3 ये ले ली तो 3- होनी चाहिए इसकी वैलेंसी। तो 3- तो समझ में आता है, उसी वजह से PCl3 बन गया। लेकिन क्या है कि 5+ का मतलब ये है कि ये 5 डोनेट भी कर सकता है। ये कहेंगे कि हाँ 5 डोनेट भी कर सकता है, कभी कभी करता है, सब में तो इसके नीचे में होता है, सब में नहीं होता, बस इसी में। मतलब सब भी तो डोनेट कर सकते हैं। हाँ, सब में तो डोनेट ही करते हैं, है ना। तो ये है कि थोड़ी बहुत ही मेटालिक प्रॉपर्टी की कभी कभी शो होती है, ये चीज़ है। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर इसका रहता ही है। उसके बाद देखिए, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स, नॉन मेटल्स जो है कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, उसका रीज़न ये है दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन एटम्स। तो वो क्लोरीन के एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते,
ठीक है, वो क्लोरीन के एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते क्लोरीन आयन बनाने के, इस वजह से। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमने यहाँ देखा था कि सोडियम और इसका रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, तो सोडियम में हम ये कहते थे कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसको हम ऐसे डॉट बनाकर दिखा देते थे। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। हमने ये बताया था कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको डोनेट कर दिया, डोनेट करा तो सीधे सीधे NaCl बन गया। तो सोडियम के पास यानी कि मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है टू डोनेट टू अ नॉन मेटल, टू डोनेट टू अ नॉन मेटल यानी कि टू डोनेट टू क्लोरीन, सो दैट क्लोरीन का आयन बन जाए। क्लोरीन का आयन कैसे बनेगा भाई, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तभी तो ये Cl1- कहलाएगा। 1- का मतलब ही है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, इसे बाहर से लिया है, इस वजह से 1- हुआ। तो अब बात करते हैं किसी भी नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की जब हम बात करेंगे तो जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है कितनी, 1, कभी 1+ भी होती है, कभी 1- भी होती है। हमने कहा कि क्योंकि हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है तो ये हाइड्रोजन उनका यहाँ आ जाए, ये अपना एक एटम यहाँ रखेगा। तो भाई एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन मैंने अपना यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ कॉमन शेयरिंग में रख, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयरिंग में आ गए। इसका मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी, हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया भाई। हाइड्रोजन का पहला ही शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक तो उसका खुद का ही था, एक क्लोरीन कह रहा है कि चल भाई ये भी तो रख ले, ठीक है, और शेयर करेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन तेरे भी मेरे भी। तो हाइड्रोजन कहता है चलो ठीक है शेयरिंग कर लेंगे, और हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया। और सिमिलरली जब इस क्लोरीन की बात करेंगे तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो भी आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो गया तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो इस तरह से HCl बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिख दिया अलग। आउटर मोस्ट में 5 है तो इसके चारों तरफ 5 डॉट्स लगाएंगे ना, तो 2 ऐसे भी और 1 2 3 डॉट्स ऐसे लगा दिए। फिर इसको भी क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन करना है, क्लोरीन एक आया यहाँ अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर 1 2 3 4 5 6 और 7वां इसने यहाँ शेयरिंग में रख दिया इसके साथ, ठीक है। तो ये क्लोरीन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन फास्फोरस के अभी 8 कंप्लीट नहीं हुए, अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, वो एक क्लोरीन को और बुलाता तो ये भी आया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये भी इससे शेयरिंग में डाला। तो अभी भी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 ही हुए फास्फोरस के। तो एक क्लोरीन और आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी इसने शेयरिंग कर दिया। तो अब ये तीनों क्लोरीन भी सेटिस्फाई हैं और ये फास्फोरस भी सेटिस्फाई है, ठीक है। इसीलिए कंपाउंड जो बना था वो PCl3 बना था। क्लोरीन कितने लाए थे आप, 1 2 और 3, तो Cl3, फास्फोरस एक ही था तो इस वजह से 3। फिर उसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ के आगे 4 लगाया, इधर 6 लगाया, वो तो अलग कहानी है। बताइए क्लियर है इतना, ठीक है। अब नहीं बताएं प्रियांशी अमेरिका क्लियर है, ठीक है। चलिए जी अगला भी देखते हैं। तो नॉन मेटल्स के जो रिएक्शंस हैं ना वो मेटल्स की तरह लंबे नहीं हैं कि हमको बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स लर्न करने पड़े, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन 2 ही रिएक्शन बस, और ज़्यादा नहीं। अच्छा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर रिएक्शन ही नहीं है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स कोई रिएक्शन ही नहीं है। अगला देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल्स का रिएक्शन हमें देखना है हाइड्रोजन के साथ। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए,
इसमें देखिएगा नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो पहला एग्जांपल लेंगे यहाँ पर हम सल्फर का। सल्फर में H2 SS gives H2S। तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड बना रहा है। कोवेलेंट हाइड्राइड किस तरह से बनाएगा वो देख लीजिए। हमने ये कहा सल्फर की वैलेंसी क्या है? 16 चलिए 16 है एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया 2, 8 और 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एक ही 1 ही एटॉमिक नंबर है, 1 ही उसकी वैलेंसी एक ही होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन को लेकर आ गया एक यहाँ, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सामने रख दिया। सल्फर ने भी एक इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया कि आपने सामने हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन्होंने शेयरिंग कर दिया आपस में। हाइड्रोजन को तो 2 मिल गए, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा हाइड्रोजन भी आया, भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, उसने यहाँ रख दिया। ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई, ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई, और इस सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन हो ही गए। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सल्फर भी इस तरह से सेटिस्फाई। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 2, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर, तो इस तरह से H2S बना। ठीक है, ये बना कोवेलेंट हाइड्राइड। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं जरा। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रिजेंबलिंग टू द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। ठीक है, ये जो एक लाइन है ये क्यों लिखवाई गई है? ठीक, सड़े हुए अंडों में जो स्मेल होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड में स्मेल होती है। ठीक है, तो ये क्यों बताया गया है? इस वजह से बताया गया है कि जो क्वेश्चन है ना, CBSE का पैटर्न ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं। वो सीधे ये नहीं बोलेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। वो क्या है? वो कहेंगे द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो ये बोलेंगे। ठीक है, हाँ, घुमा फिरा। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करेंगे तो डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस ना बोलकर वो सीधा सीधा ये कहेंगे द गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो वो जो है वो हाइड्रोजन की बात होगी। सिमिलरली जब हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, वो कहेंगे कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड whose smell resembles with the smell of rotten eggs, वो ऐसे बोलेंगे। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है ये साथ साथ याद करनी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा? नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अब आप इसमें देखिएगा कि नाइट्रोजन बताओ भाई एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 हो गया। तो नाइट्रोजन का 7 है, 7 का मतलब क्या हुआ? 2,5। भाई आउटर मोस्ट शेल में 5 है, आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो इसको जो है इसको आउटर मोस्ट शेल में 5 है तो 5 डॉट्स बनाऊंगा मैं। तो मैंने नाइट्रोजन में यहाँ पर 5 डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसे हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन लेकर आए यहाँ पर, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लाकर उसने ऐसे रख दिया। दूसरा हाइड्रोजन लेकर आए, उसने अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिया। तीसरा हाइड्रोजन लेकर आए, उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे रख दिया। तो हाइड्रोजन तो तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो गए, और जो बीच में नाइट्रोजन है वो भी सेटिस्फाई हो गया। क्या बन गया? NH3 बन गया। ठीक है, तो NH3 ये हमारे पास कौन सी गैस बन गई? अमोनिया गैस बन गई। इसको भी कह सकते हैं द गैस विच इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। आपने कई बार सुना होगा
कि खास तौर पर गर्मियों में होता है वो जैसे मान लीजिए गर्मियों में सर्विस हुई, एसी ख़राब हो गया, एसी की सर्विस हुई, तो एसी की सर्विस होती है तो आप टेक्नीशियन को इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि जी बाबू जी इसकी ना गैस लीक हो गई है। तो आप कहते हैं कि अच्छा गैस लीक हो गई है तो भर दे भाई। वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं गैस भर दूँगा। वो गैस भर देता है उसमें, तो वो गैस उसके अंदर जो भरता है वो गैस होती है ये अमोनिया गैस उसके अंदर भरता है। तो वो हल्का सा पेज उसका लूज छोड़ देता है कि वो बस एक सीज़न ही चले गैस, फिर अगले सीज़न में फिर आता है बाबू जी फिर से गैस लीक हो गई है इसकी, ठीक है। तो फिर गैस भरता है भाई, फिर भर देता है, फिर हल्का सा जो है वो लूज छोड़ जाता है, मतलब वही 4-5 महीने चलती है, ठीक। तो फिर उसके बाद फिर से, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अकल ही नहीं है कि उसके जाने के बाद उस नट को हम दोबारा से टाइट कर दें, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि कोई सोच लेता है जो थोड़ा सा पागल होता है वो टाइट कर देता है उसको, तो गैस बच जाती है, ठीक है। और 3 साल 4 साल कॉन्जिक्यूटिवली जब ये होता है फिर वो 5वें साल आकर सोचता है कि यार 4-5 साल से बड़ा बेवकूफ़ बना रहा हूँ, बाबू जी ये एसी ख़राब हो गया इसको ना कूड़े के भाव बेच दो। 50,000 का एसी जो है वो 2,000-2,500 में लेकर चला जाता है, फिर उसको रिपेयर करके 10-15 हज़ार में बेच देता है। बाबू जी भी खुश, वो भी खुश, ठीक है। और ईमानदारी को बढ़ावा भी मिलता है, ठीक। चलिए जी आगे चलते हैं। सर यहाँ पे एफी की दिक्कत है। बता दो तो ये ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, इसमें पता है क्या करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा आयरन डालना पड़ता है। तो Fe ये हो गया कैटलिस्ट, ये हो गया कैटलिस्ट, ठीक है जी। तो नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स बिकॉज नॉन मेटल एटम्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हाइड्राइड आयंस। तो नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स, नॉन मेटल्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं बिकॉज नॉन मेटल्स एटम्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म हाइड्राइड आयंस। वही चीज़ है, बार बार ये बताया जा रहा है, हर एक में रीज़न ये दिया जा रहा है कि नॉन मेटल्स कोवेलेंट हाइड्राइड ही क्यों बनाते हैं। तो बार बार रीज़न ये दिया जा रहा है कि नॉन मेटल्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स इस वजह से बनाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकते। यही हमने उसमें देखा था कि वाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकते हाइड्रोजन आयंस को वाटर में से रिमूव करने के लिए। ऐसे ही डाइल्यूट एसिड्स में था कि वो डाइल्यूट एसिड्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकते हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए। तो आपको यही एक रीज़न याद रखना, ठीक। आगे चलेंगे, यहाँ तक बता दीजिए सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये जो कहानी बता रहा था ना इसी की, इसको मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना। ये जब भी कभी ऐसा कुछ होता है ना, घर में कोई इलेक्ट्रीशियन है कुछ रिपेयर वगैरह करे तो खड़े होकर देख लिया करो कि भाई कर क्या रहो आप, ठीक है। देखने में सीखने में कोई हर्ज तो है नहीं, है ना। क्योंकि जितना बिजी डॉक्टर्स होते हैं ना, जितना बिजी डॉक्टर्स होते हैं कि डॉक्टर्स जैसे आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, अभी आप देखेंगे कि एक लोकेलिटी में कम से कम 50-60 तो डॉक्टर होते ही। आप यहाँ पर भी ढूंढने चले जाओ, हर सोसाइटी में 3-4 डॉक्टर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन मतलब पेशेंट्स है ही नहीं उनके पास। तो 2 रीज़न होते हैं, एक तो ये है कि नॉलेज ही नहीं है अगले को, एक रीज़न ये है कुछ ज़्यादा ही नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज वाले को फिर ये होता है कि वो पहले बीमारी को बढ़ाएगा। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ। तो पहले बीमारी को बढ़ाएगा, इसीलिए डॉक्टर्स की थोड़ी इज्जत कम हो चुकी है। पहले बीमारी को बढ़ाएगा फिर उसके बाद उसका इलाज करेगा। और जो अच्छे हैं उसके पास भाई साहब सोने का क्या उठने का उसके पास फुर्सत नहीं। क्यों? क्योंकि बेईमानी कर नहीं सकता, वो ईमानदार ही रहेगा। वो मतलब अंदर से कुछ बिगड़ा हुआ है उसका, क्योंकि मैं गड़बड़ नहीं कर सकता, वही चीज़ है। तो ऐसे ही एक मेरे को, जब मैं आपको एसी वाली कहानी बताई, मेरे को बहुत सारे एसी वाले मिले, सब चूने लगा के जाते थे, हर बार हल्का सा पेच यूज़ कर जाते थे। फिर मैंने भी सोचा, मैं छिड़ ही गया, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं इसको एसी को तोड़ दूँ, कभी इसमें खराबी होगी, कभी अंदर वाले में खराबी होगी, क्या करूँ। मैंने कहा देखता हूँ कर क्या रहा है, एक दिन बैठ ही गया। बाबूजी वो एसी है, सब बाबूजी हैं, सब बाबूजी हैं, आप आओगे आप भी बाबूजी हो, सब बाबूजी वो गैस लीक कर दी। जब भाई गैस कर दो, मैं बैठ गया वहाँ पर कुर्सी डॉक्टर, नहीं जी वो स्मेल चढ़ेगी आपको, तो आप थोड़ा उधर बैठो। मैंने कहा जेल लूँगा इसमें, ठीक है। तो नहीं ज़्यादा ही तेज आता है, मास्क लगा दूँगा, मास्क लगा के बैठ गया, देखता था। मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे ये नहीं देखना था वो गैस डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, ठीक। मुझे बस ये देखना था भाई तो गैस डाल कहाँ से रहा है और ये लीक कहाँ से हो रही है, ये मेरे को पता चल जाए बस,
मैंने देख लिया कि ये इस पेज से उस पेज को उसके जाते ही मैंने और ज़्यादा टाइट करा, और ज़्यादा टाइट करने के बाद एम सील आते हैं ना, एम सील जो पाइप्स के ऊपर लगाई जाती है, जो मतलब जिसमें ये पानी के पाइप वाइप लीक ना, एम सील लपेट दी उसके ऊपर। लपेटने के बाद उसके ऊपर पॉलीथिन लपेट दी खूब अच्छे से कि ये देखता हूँ ये लीक कहाँ से करेगा, क्यों करेगा ये लीक। कंप्रेसर इतना हार्ड होता है, कंप्रेसर में पंक्चर हो नहीं सकता। मेरे को इतना भी मामू बनाया गया है कि भाई साहब आपका कंप्रेसर लीक हो गया। तो और मुझे धीरे धीरे चीज़ें पता कहाँ से चली, क्योंकि मेरे को एक अच्छा ईमानदार एसी वाला मिल गया। और उसके पास भी ऐसा ही है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स हैं जो अच्छा डॉक्टर है उसके पास टाइम नहीं है, उसको आज बुलाएंगे फ़ोन करेंगे अगले महीने आपको, भाई अगले महीने तक गर्मी खत्म हो जाएगी, फिर मैं तुझे बुला कर क्या करूँगा, तो ठीक है जी मैं नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ईमानदार है। एक के पीछे एक, सुबह से उसका फ़ोन बजना शुरू होगा, शाम को 6 बजे के बाद तो फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देता है, क्योंकि कायदे से आएगा, देखेगा, देख दाख के कहेगा नहीं इसकी सर्विस की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, कितने पैसे, किस बात के पैसे, पैसे भी नहीं लेगा, अगर कुछ काम करेगा तभी पैसे लेगा, मतलब इस हद का ईमानदार है। तो ऐसे भी लोग हैं। उसी ने मेरे को बताया था, कहता वो पेज टाइट कर लिया करो, वो पेज लूज छोड़ जाता है। मतलब ईमानदारी कूट कूट कर रही है। चलिए जी आगे चलते हैं। फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग चूज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड स्टेट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव मेड योर चॉइस। हाँ जी, क्या है? तुम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, करते हो ना तुम अक्सर, हर दिन आकर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हो, उसके काम में कुछ बता देते हो। बता दिया आपने लावा के मोबाइल फोन में देखो। अरे मोबाइल का है आज कैसे हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? नहीं रखे रहने दो। हाँ बहुत अच्छी बात, बड़े दिनों बाद वो भाई का एक हाथ मोबाइल पर रहता है, एक हाथ पढ़ाई लिखाई। और तुम्हारा दोस्त किधर है? वो नज़र नहीं आ रहा 2-3 दिन। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, और आपको ये भी बताना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी सोचकर आपने बताया है कि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। फर्स्ट है ग्रेफाइट में मेटल है नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो कोई एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बता दें। कैसे? आप ये कहेंगे कि हीट रिएक्ट्स, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो किसकी फॉर्म होता है? कार्बन की ही एक फॉर्म होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ग्रेफाइट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो बनाएगा ही, क्योंकि ग्रेफाइट नॉन मेटल है। नॉन मेटल तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही बनाएगा, वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। तैयारी होगी कल सुबह की। आना आपने, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा, वहीं से देख लेना, हमारे यहाँ से दिख जाता है ना। तो ग्रेफाइट इज एक्चुअली कार्बन एलिमेंट। ग्रेफाइट और कार्बन यूजुअली फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल। सेकंड है सोडियम। अच्छा, आप लोगों की सबकी छुट्टी होगी ना कल की? जाना है क्या? जाना है? नहीं, बाकी सबकी छुट्टी, जाना है, परेड वगैरह करनी है। सर हमारे स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल को जाना है, नॉर्मल बच्चों की छुट्टी है, हमारे को जाना है। तो नॉर्मल बच्चों में आते हैं? अच्छा ठीक है। सर जो भी दूसरा बच्चा आ जाएगी केजी का, सर उसको भी आना होगा, वो भी स्पोर्ट्स का वाइस कैप्टन है। तो नहीं स्कूल में, सर हाँ जो भी लंबी तो इसी वजह से स्कूल में रुका हुआ है क्या वो? सर स्कूल में कोई नहीं रखेगा, अच्छा, वो तो बस ड्यूटी है। चलो वैसे अच्छी बात है। जब हम छोटे थे तो हमें तो सबको 15 अगस्त को जाना होता था, हमें तो धूप में परेड कराते थे, बुरा हाल कर देते थे हमारा। और फिर ये हो जाता था कि आज ये आएंगे, पता नहीं किस किस को बुला लेते थे कि ये 2 शब्द बोलेंगे, उनके 2 शब्द ही खत्म नहीं होते थे। हम सब इंतजार करते रहते थे कि हमें वो एक पार्ले जी का पैकेट देंगे और एक वो देंगे फ्रूटी। ठीक है, हम इस चीज़ का इंतजार करते रहते, फ्रूटी मिलेगी, पार्ले जी मिलेगा, बस। और उसमें भी हमारा ये रहता था कि जो बदमाश से बच्चे होते थे वो अपनी फ्रूटी पीकर कहते थे दिखाइए तेरी में क्या है, यूँ करके उसको दबा देते थे कि शर्ट पर गिर जाए वो, बस। तो बेचारे एक तो पसीने मारे, ऊपर से उसकी बेचारे की फ्रूटी और बहा दी तुमने, शर्ट गंदी और मेरी घर पर जाकर मम्मी से और डांटना। सब ऐसे ही है, माइक पकड़ कर बैठ जाते हैं भाई कौन सुनना चाह रहा है तुम्हें?
और एक तो हमारे तो पता नहीं चेयरमैन आते थे कौन आते थे, वो हर साल एक ही शेर मारकर चले जाते, शेर सुनाते थे शेर वहाँ पर आकर कि ये कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सारे बच्चे जो बदमाश थे कहते थे वाह 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 वाह, तालियां बजानी शुरू कर देते थे। और वो भी सोचते थे वाह मैंने क्या नई बात बोली है। बाकी जो टीचर बैठे थे वो भी तालियां बजाते थे। हर साल एक ही शेर सुनाना था। फिर भगत सिंह की स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे, कुछ पंजाबी में बोलना शुरू कर देंगे, जे भगत सिंह ना होंदा तो इस देश का की होंदा, है ना, जी महात्मा गांधी ना होंदा तो इस देश का की होंदा। तो बस वो सुनाना शुरू कर देते थे और सारे बच्चे अरे भाई हो गया ये शुरू, पता नहीं कब शांत होगा। और धूप में बिठा के रखते थे। अब इतना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई छतरी तो लगा नहीं सकता इतनी बड़ी, बच्चे इतने सारे, तो बच्चों को तो सब आयरन मैन समझते हैं ना, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। एक्सपोजर टू सनलाइट कैन नॉट रूइन देम। तो हम तो सब लोहे के हैं। हमारे यहाँ तो होते थे, कुछ नाटक करने लगे फिर उनको देख कर बेहोश हो गया, ऐसे चक्कर काटे इंडिया काम। चलिए जी सोडियम देखिएगा। सोडियम फॉर्म्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड, सो सोडियम इज अ मेटल। सोडियम एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है, इसलिए सोडियम एक मेटल है। आपको तो पता है ना कौन सा मेटल है कौन सा, वो भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। थर्ड है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस को आप जानते हैं कि नॉन मेटल है, आप कहते हैं कि फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल। रीज़न में आप क्या बोलेंगे, क्लोरीन वाला एग्जाम्पल बता दें, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटलिक क्लोराइड बनाता है, नॉन मेटलिक क्लोराइड ही बनाएगा। तो फॉस्फोरस फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, सो फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल लेंगे। और फोर्थ देखिएगा हीलियम। हीलियम बताओगे क्या होता है, मेटल नॉन मेटल? चलिए जी, हीलियम इज अ गैस, सो इट इज़ अ नॉन मेटल। बीइंग एन इनर्ट गैस, हीलियम डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा कि जितने भी गैसेज हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल हैं, क्योंकि गैसेज जो है उनमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी नॉन मेटल वाली है। रिंगिंग साउंड तो नहीं आती ना उनमें, गैसेज में स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते भाई। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेयर में ऐसे ऐसे तो टन टन की आवाज़ थोड़ी आएगी, नहीं आएगी ना भाई। गैसेज जितनी भी है वो सारे नॉन मेटल हैं। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है सर, कैंडल वाली जो भी है। एक मिनट, हाइड्रोजन, अब अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो फिर मेरे पास जवाब ही नहीं है। नहीं मतलब वो बॉक्स पार्ट के साथ होती है। हाइड्रोजन का तो फिर वही है, कभी मेटल है कभी नॉन मेटल है कभी कुछ है। अभी आप ये देखो मेटल में भी हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। वो तो गैस है, वो कहाँ से मेटल हो गया, तो एक्सेप्शंस। और हाइड्रोजन तो वैसे भी। अच्छा जी, अब जरा अगला बताना क्वेश्चन। An element reacts with oxygen to form an oxide which dissolves in dilute hydrochloric acid. An element reacts with oxygen to form an oxide which dissolves in dilute hydrochloric acid. एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ which reacts with oxygen to form an oxide. तो एक एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बना देता है which dissolves in dilute hydrochloric acid. वो dilute hydrochloric acid के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड के अंदर क्या डिजॉल्व होगा, बेस ही तो डिजॉल्व होगा। खैर आगे चलते हैं पता। द ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑल्सो टर्न्स अ सॉल्यूशन ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो ऑक्साइड बना है ना वो रेड लिटमस को ब्लू में भी कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो ऑक्साइड बना है वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कब बनता है, मेटल के केस में। मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ये भी होता सही, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज द एलिमेंट अ मेटल और अ नॉन मेटल, एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। कई बार क्या है कि कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं तो मेरे को पर्टिकुलर मेटल ही लेना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहीं पर वो हमसे ये कहते थे कि आप जो हैं यहाँ पर द मेटल इन्वॉल्व इज kept in a beaker containing kerosene oil। तो उसी से आप ये समझ जाएंगे कि वो या तो सोडियम है या फिर पोटेशियम, ठीक है। ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है इज द एलिमेंट अ मेटल और नॉन मेटल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपको तो समझ में आ चुका है क्योंकि वो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। बेसिक ऑक्साइड किस केस में बनेगा, ये मेटल के केस में बनेगा। हियर द ऑक्साइड ऑफ गिवन एलिमेंट डिसॉल्व्स इन एन एसिड, देयरफॉर द ऑक्साइड मस्ट बी बेसिक इन नेचर। जो एसिड में डिसॉल्व होगा वो बेसिक ही तो होगा, मस्ट बी बेसिक इन नेचर।
Moreover, since the oxide turns red litmus solution to blue, this also confirms that the oxide is basic in nature. इससे भी confirm होता है कि oxide तो basic ही है, base है. And basic oxides are formed by metals, so the element in this case is a metal. Basic oxide किस केस में मिलते हैं? Metals के केस में मिलते हैं. तो इस केस में जो हमारा element है वो एक metal है. ठीक. Which of the following elements would yield a basic oxide? बताना भी पेज नंबर 25. Which of the following elements would yield a basic oxide? Yield का मतलब होता है प्रोड्यूस. बेसिक ऑक्साइड किस केस में बनेगा? क्या क्या दे रखा है? सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, सिलिकॉन. बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटलिक ऑक्साइड, मतलब इसी के केस में बनेगा, कैल्शियम के केस में. We know that only metals give basic oxide, and out of these given elements only calcium is a metal, so only calcium will give a basic oxide. अगला चलिए. Which of the following will displace hydrogen from acids to form salts? हाइड्रोजन को एसिड से कौन डिस्प्लेस करता है? मेटल्स या नॉन मेटल्स? मेटल्स ही करते हैं. नॉन मेटल्स में तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं करता कोई. मतलब एसिड वाला जो है, एसिड के केस में कोई रिएक्शन नहीं नॉन मेटल्स में, और वाटर के केस में कोई रिएक्शन नहीं, तो वो तो एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते ही नहीं. नॉन मेटल्स तो मेटल ही होगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस? तो आप क्या कहेंगे? सोडियम. वी नो दैट only metals displace hydrogen from acids to form salts, and out of these given elements only sodium is a metal, so only sodium will displace hydrogen from acids to form salts. सोडियम ही एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि वो एक मेटल है. अगला क्वेश्चन है, प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas by inverting a test tube over the burning sulfur. तो उसने क्या करा? प्रत्यूष ने क्या करा? took sulfur powder on a spatula. उसने स्पैटुला के ऊपर सल्फर पाउडर को रखा, उसको हीट करा, गर्म करा. He collected the gas by inverting a test tube over the burning sulfur. अब उसने उसको हीट करने के बाद में उसमें से जो गैस निकलनी शुरू हुई, उस गैस को कलेक्ट करा. ऐसे मान लीजिए यहाँ पर सल्फर पाउडर रखा हुआ है, तो सल्फर पाउडर को इसने गर्म करा. बर्नर है, इसने गर्म करा. गर्म करने पे उसने देखा कि इसमें तो गैस निकल रही है, तो उसने क्या करा कि इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दी उल्टा करके, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी, ताकि जितनी भी गैस निकले वो सारी इसमें इकट्ठी हो जाए. अच्छा, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर? तो एक बात बताइए, जब सल्फर जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, वो उसने उसमें टेस्ट ट्यूब में कनेक्ट कर दी. व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर? तो सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने ऑक्सीजन में जो रिएक्शन करवाया था नॉन मेटल्स का, तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी गैस होती है? एसिडिक. तो ड्राई लिटमस पेपर पर इसका क्या एक्शन होगा? नो एक्शन, क्योंकि हमको वाटर की प्रेजेंस चाहिए होती है. तो देखिएगा, when sulfur is burned in air, then sulfur dioxide gas is produced. First part है, sulfur dioxide gas has no action on dry litmus paper. Dry litmus paper पर मतलब एसिड को अपना एसिडिक नेचर दिखाने के लिए वाटर की प्रेजेंस होना ज़रूरी है. वाटर नहीं होगा, जैसे ड्राई लिटमस पेपर है तो उसमें लिटमस पेपर में भी वाटर नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है. तो जब वाटर है ही नहीं तो वो उसमें अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, नहीं तो वो क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू से रेड में. सेकेंड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. वो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि मॉइस्ट है, यानी कि वाटर आ गया, तो वाटर की प्रेजेंस में वो अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा. और बी पार्ट में कह रहे हैं, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. आपको सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, ये बताओ. ठीक है. उसके बाद आयंस वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में देखें कितना करेंगे. Right.